हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। आप देख रहे हैं स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनिमल अटेंडेंट भर्ती के लिए लास्ट मंथ स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। आपको भी पता है जो ये भर्ती होने वाली है ये दिसंबर में होने वाली है। और दिसंबर में भर्ती जब होगी तो उसके लिए आपको पता है अभी एक ही महीना लगभग बचा है। तो उसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रेटजी से प्लानिंग करनी होगी ताकि हम लोग अपना सिलेक्शन ले पाएँ, अपनी सीट सिक्योर कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 टॉपिक्स बताने वाला हूँ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को आप लोग किस प्रकार से डिवाइड करें, कौन से टॉपिक को किस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग एक टारगेट स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमें ये देखेंगे हम लोग कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आपको सबसे पहले कवर करने चाहिए। उसके बाद में देखेंगे सिलेबस कवर किस प्रकार से करना है लास्ट के मंथ में। फिर बुक्स की बात करेंगे, कौन सी बुक्स अगर आपको लेनी है तो लास्ट मंथ में कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उसके बाद में हम लोग लास्ट में कुछ और चीज़ें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच गई हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो होने वाली है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको पूरा पशु परिचय का पूरा जीके, पूरा के पूरी मैथ्स और पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और बाद में अगर कुछ बाद में अगर कुछ वीडियो में मतलब अपग्रेड हम लोग कर सकते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताना। लेकिन हाँ, मैंने इस स्लाइड को बनाने में अपनी पूरे 3 से 4 दिन की मेहनत की है, पूरे सब कुछ चीज़ें एनालिसिस के, उसी के बाद में मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि आपको किस प्रकार से सिलेबस को देखना है, किस प्रकार से आप लोग कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे जो सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में जब आपको पता है कि अभी भी इसका जो सिलेबस है वो 1 महीने पहले ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, जो पार्ट बी है उसकी पूरी की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब किसी काम का नहीं रहा वो, क्योंकि पूरा सिलेबस चेंज होने के बाद में पार्ट बी का सिलेबस कर दिया है सिर्फ 4 टॉपिकों से जितना सीमित। तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में इन लोगों ने डाले हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो राजस्थान जियोग्राफी का डाला है। उसके बाद में दूसरा जो पोर्शन है वो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, तीसरा करंट अफेयर्स का, फोर्थ जो है वो मैथमेटिक्स का, और जो फिफ्थ है वो जनरल साइंस डाली है। साइंस में भी आपको जैसे 3 पोर्शन मिलते हैं, उसमें बायो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में केमिस्ट्री है, उसके बाद में सबसे लास्ट में फिजिक्स है। ठीक है, और जो सिक्स्थ जो हम इन्होंने डाला है वो एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है। डाला नहीं है इसमें से, तो बोल सकते हैं हम लोगों ने कम ही किया है। ठीक है, तो ठीक है, वैसे जो बच्चा मतलब अगर एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं है उनके लिए तो ये बेस्ट ही सिलेबस है, क्योंकि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें कौन कौन सी आपको दिक्कतें आने वाली है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी मतलब आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिलेबस को पढ़ने में, कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा दुविधा देंगे उनकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उन्हें किस प्रकार से कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान जियोग्राफी की। तो देखिए राजस्थान जियोग्राफी में सीन कुछ ऐसा है ना कि राजस्थान जियोग्राफी में बच्चों को डाउट क्या हो रहा है कि वो लोग न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जियोग्राफी पढ़ें या फिर जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अपने 33 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि आपको किस प्रकार से कौन सा आपके लिए बेटर होगा। तो देखिए सबसे पहले जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी को आप लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, जियोग्राफी को आपको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो वो जो जियोग्राफी आप लोग समझ सकते हैं, और दूसरा जो आपको मतलब रटनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर करके आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे ये हो गया, जैसे हमारी जो एक मृदा का टॉपिक है वो आप थोड़ा समझ सकते हैं। उसके बाद में जो एक हमारा जलवायु का टॉपिक है उसको आप बिल्कुल भी नहीं रट सकते ना, उसको तो समझना ही पड़ेगा। फिर एक जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है वो आप थोड़ा समझ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ और स्थिति और विस्तार है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग इसी में रखेंगे, उसको भी हम लोग मैप वगैरह से पढ़ेंगे तो वो इजीली याद हो जाएगा। तो ये 4 से 5 कुछ ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज ज्योग्राफी में लगभग 40 to 50% होता है। और ये सारे टॉपिक ना जिंदगी में मैं बोलता हूँ एक ही बार पढ़े जाते हैं, उसके बाद में मतलब इनको तो एक बार बस हल्का हल्का रिवीजन ही होता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरे जो टॉपिक आते हैं हमारे, वो टॉपिक आते हैं जिन्हें हमें रटना होता है, जैसे परिवहन वगैरह हो गया, जैसे जनसंख्या हो गई। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना इनको आपको रटना ही होता है, इनका कोई सॉल्यूशन होता है नहीं हमारे पास में। तो ये जो टॉपिक है इनको मैं आपको ट्रिक वगैरह से इसी चैनल पे करवाऊंगा। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले जो ज्योग्राफी पढ़नी है वो पढ़नी है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब जो आप लोग समझ सकते हैं, जिसको आप लोग मैप वगैरह से, जिसको आप लोग डायग्राम्स वगैरह से पढ़ते हैं, उस ज्योग्राफी को सबसे पहले कवर करें। क्योंकि उसमें से लगभग आधी ज्योग्राफी होती है और उसमें से प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर आपने पढ़ा है तो सही कर देंगे, नहीं पढ़ा तो गलत ही होगा, ऐसा सीन होता है। अगर आपने पढ़ा है तो वो गलत नहीं होगा प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग यही कवर करें। उसके बाद में ये जो पोर्शन होता है ना, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस वाले पोर्शन में आप लोग क्या करेंगे वो स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग 3 पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो फोकस ऑन ओल्ड ज्योग्राफी। ओल्ड ज्योग्राफी का मतलब है जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा फोकस कीजिए। अभी न्यू के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि न्यू वाले से अभी तक प्रश्न किसी एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं गया। कोई एक आध प्रश्न हो सकता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि जैसे जो सीईटी का 3rd शिफ्ट था उसमें एक प्रश्न आया था कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, और उसमें ऑप्शन में सीकर ने देकर उसमें नीम का थाना दिया था। तो बच्चे उससे ऐसे बोल रहे थे कि नए डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न आने लग गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम का थाना, जैसे मान लीजिए कई जगह ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम न देकर तहसील का नाम दे देता है, तो उस टाइप से नीम का थाना में ही है गणेश्वर सभ्यता, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के नाम ही नहीं दिए थे इन्होंने। तो नीम का थाना उस प्रकार से आंसर सही होगा। तो ये नए डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो अभी ओल्ड ज्योग्राफी पे ही फोकस करें, क्योंकि नई से अभी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग स्टिक विद योर सिलेबस। देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत से टॉपिक इन लोगों ने नहीं डाल रखे। ठीक है, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा होगा और आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इश्यू जरूर होगा, क्योंकि इन लोगों ने सिलेबस में क्या किया है कि ज्योग्राफी लगभग मैं बोलूँ तो अगर आपने जैसे रीट वगैरह का सिलेबस देखा होगा तो उसमें ना ज्योग्राफी बहुत डाल रखी है, लेकिन इसमें आधी ज्योग्राफी आपको दे रखी है। न तो इसमें जो हमारी ऊर्जा संसाधन वगैरह का टॉपिक है वो नहीं दे रखा, खनिज का टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ये बड़े टॉपिक है, और प्रश्न भी एक्चुअल में मैं बोलूँ तो जो रटने वाला जो पोर्शन आता है इससे यहीं से प्रश्न बनते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अब आप फालतू में इन्हें रटे जाओगे रटे जाओगे रटे जाओगे तो किसी काम का नहीं है। तो मेक श्योर कि आप लोग सबसे पहले सिलेबस का एक अच्छा सा प्रिंट निकलवा लें, उसको अपने डेस्क के पास में चिपका दें या फिर डेस्क पर रखें। एनी टाइम जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो मतलब डबल चेक कर लें कि आपके सिलेबस में वो टॉपिक है कि नहीं, या आप फालतू में ही पढ़े जा रहे हैं। तो सिलेबस के साथ में हमें स्टिक रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि सिलेबस से बाहर मुझे नहीं लगता कुछ लोग डालेंगे, और अगर डालेंगे भी तो उस पर रीट लग जाएगी और क्वेश्चन वैसे भी डिलीट होना ही है, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो सिलेबस सबसे पहले आप लोग आराम से देख लें, कौन कौन से टॉपिक है उनको मार्क कर लें और उसी के बाद में तैयारी शुरू करें। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ कि इस चैनल पे मैं आपको करवाने वाला हूँ पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी, पूरी की पूरी राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर। तो हम लोगों ने लगभग 50% कल्चर कंप्लीट कर ही ली है। ठीक है, तो ये तीनों तो मैं इजीली आपको इसी चैनल पे करवा दूंगा, और मैं वही टॉपिक सबसे पहले करवाऊंगा जो आपकी सिलेबस में है, पशु परिचर भर्ती वाले सिलेबस में है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, यहीं से आप लोग अपना जीके का पूरा पोर्शन कवर कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर। देखिए ज्योग्राफी में होता क्या है, जैसे आप अगर अंडरस्टेबल पढ़ रहे हैं या फिर नॉन अनअंडरस्टेबल पढ़ रहे हैं तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भयंकर। मतलब हर टॉपिक से आपको जितने भी PYQs हैं, जो भी पिछली बार मतलब हर एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि आपका 10th लेवल का एग्जाम है तो आप लोग 2nd ग्रेड के क्वेश्चन नहीं देख रहे, क्योंकि जीके तो सेम ही है ना। ऐसा कुछ लेवल होता नहीं है जीके का राजस्थान में, तो आपको सारे के सारे हर टॉपिक के लगभग ज्यादा भी नहीं ना, तो पिछले जो आए हुए हैं उनसे 100 से 120% तो आपको सोल्व करने ही होंगे, तभी जाके आपको आइडिया लगेगा कि किससे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन सा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा। एक जैसे हमारा टॉपिक मान लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग इसमें किस प्रकार से पढ़ेंगे। थोड़ा इधर से इरेज करते हैं। देखिए हमारी जो चैनल पे स्ट्रेटजी होगी, किस प्रकार से मुझे आपका जो सिलेबस है वो कवर करवाना है, उसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि सबसे पहले हम लोग पार्ट्स पे वीडियो डालेंगे। कि पार्ट्स जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा स्थिति और विस्तार का टॉपिक, ठीक है, स्थिति और विस्तार का टॉपिक पढ़ा और हमने 3 पार्ट्स में 2-2 घंटे की 3 पार्ट बनाए, और 3 पार्ट में टोटल 6 घंटे में हमें इसको कवर कर लिया। ठीक है, हमने पूरा एकदम थ्योरेटिकली पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेशन हम लोग 1 या 2 मतलब टॉपिक जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे प्रीवियस ईयर के, साथ ही में आपको पता चल जाएगा कि किस एग्जाम में आया हुआ है, उसके ऑप्शंस होंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे उन प्रश्नों के आंसर, तो आपकी प्रैक्टिस वहां कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद में मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी आसपास की बातें मैं आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, जिसमें भी मतलब सब कुछ आता है, कनेक्ट होता है, वो सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। तो आपका एक ही जगह पे सब कुछ तीनों पोर्शंस का रिवीजन हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ पैसा इसमें लगता नहीं है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही हो तो। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलकर हमारा जो दूसरा पोर्शन है राजस्थान हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री में क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री को आप लोग किस प्रकार से कवर करेंगे, क्या करने वाले हैं, वो हम लोग अब बात करेंगे। देखिए हिस्ट्री में मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें क्या बताना है, देखिए आपको जो पढ़ना है वो इस प्रकार से पढ़ना है कि आप लोग बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको हिस्ट्री कवर करनी है। हिस्ट्री तीन टाइप से होती है, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं सारे के सारे, एक तो 1857, उसके बाद में सारे के सारे एकीकरण वगैरह, आंदोलन वगैरह, जो किसान आंदोलन हुए थे, प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, जो जनजातीय आंदोलन हुए थे, वो सारे आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। एंसेंट हिस्ट्री में आती है सभ्यता, और जो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री है उसमें आते हैं राजवंश वगैरह। तो आपको इसमें किस प्रकार से पढ़ना है कि सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। जैसे अगर मैं वेटेज दूं तो 60% लगभग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उसके बाद में 5 to 10% क्वेश्चन इससे आते हैं, और फिर रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग हो गए हमारे 35 to 30%, वो इसी राजवंशों वगैरह से पूछे जाते हैं। अब आपको पढ़ना किस प्रकार से है, सबसे पहले आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, 1857 की क्रांति, एकीकरण आंदोलन, और बोले तो हम लोग और कुछ अगर हो इसमें, और कुछ तो नहीं होगा ना, किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब सबसे पहले कवर करेंगे क्योंकि इसमें से ना प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंसेंट हिस्ट्री में आप लोगों के अगर सभ्यता सिलेबस में है, आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग क्रॉस चेक करेंगे सभ्यता वगैरह कौन सी दी हुई है, कौन सी पूछी है, सब कुछ, तो वो आप लोग तैयार करेंगे अगर सिलेबस में है तो। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आप लोग करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री वाला पोर्शन। मिडाइवल हिस्ट्री में राजवंश आएंगे। अब राजवंश में मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले कौन से पढ़ने हैं। देखिए एक ना छोटा सा राजवंश है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है, प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक आपको दिखेगा नहीं शायद, एक मिनट। देखिए एक ना छोटा राजवंश है, 7 या 8 पेजों का है, बीकानेर राजवंश। उससे ना प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ऐसे मान लीजिए कि भर भर के जो मतलब मेवाड़ और मारवाड़ जितने इंपॉर्टेंट है ना, उसी प्रकार से बीकानेर का जो राजवंश है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो बीकानेर हो गया, उसके बाद में एक जयपुर हो गया, और एक हो गया मेवाड़ राजवंश, और एक हमारा हो गया मारवाड़। ठीक है, तो ये जो 4 राजवंश है इन्हें तो आपको हर हालत में कवर करना ही करना है, तो टाइम निकालिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपके फायदे की बात कि इस चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, मतलब कल की जो वीडियो होने वाली है, वो बीकानेर राजवंश की वीडियो होगी। हम लोग एक ही क्लास में 2 या 2.5 घंटे लगे तो ठीक है, वरना 1.5 घंटे में भी कवर कर लेंगे, उतना कुछ है नहीं। तो बीकानेर राजवंश पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में उसी दिन एक प्रैक्टिस वीडियो हम लोग या तो लाइव सेशन ले लेंगे, तो एक प्रैक्टिस वीडियो भी हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी बीकानेर राजवंश के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए उनकी। और फिर हम लोग ये बचे हुए 3 राजवंश भी कवर करेंगे ही, पूरा सिलेबस करेंगे। लेकिन हाँ, कल की जो वीडियो होने वाली है वो बीकानेर राजवंश की होने वाली है, तो बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, जब भी वीडियो आए तुरंत वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हिस्ट्री में, आपको क्या क्या याद रखना है वो देखिए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज आप किस प्रकार से होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे आप लोग अभी मैं बताऊं तो जो आप लोग देखें तो जो हमारा प्रजामंडल का पोर्शन है, प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडल में होता क्या है, प्रजामंडल में हद से ज्यादा मतलब जो समिति वगैरह जिनकी जो हमारे जो हम लोगों ने देखा कि प्रजामंडल में होता क्या है कि हद से ज्यादा संगठन वगैरह, समितियां वगैरह की स्थापना हो रखी है। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो ही पढ़ने हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ने के लिए बैठेंगे तो प्रजामंडल आपका लगभग होगा 30 से 40 पेज का, और इसी प्रजामंडल को हम लोग 10 या 15 पेज में कंप्लीट करेंगे। तो उससे अब आप मान लीजिए 30-40 पेज पढ़ के आप लोग है ना 6 में से 5 प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, और 10-15 पेज पढ़ के भी आप 4 से 5 प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा, यही होगा, क्योंकि एक महीने में आप यही पढ़ पाएंगे। तो एक तो कंफ्यूज नहीं होना है मॉडर्न हिस्ट्री में, जितना मैं पढ़ा हूं उतना ही पढ़ना है।
उसके बाद में सिलेबस के साथ में हिस्ट्री में भी आपको स्टिक रहना है, क्योंकि हिस्ट्री में भी टॉपिक्स काटे गए हैं, पूरे टॉपिक नहीं है हिस्ट्री और कल्चर में भी। और दूसरा कि प्रैक्टिस तो आपको पूरे जीके में करनी होगी, प्रैक्टिस मैं चैनल पे करवाऊंगा। उसके साथ ही आप लोग एक ना बुक आपको मैं अभी रिकमेंड कर देता हूँ, जैसे एक दिशा की बुक आती है, दिशा है शायद या दृष्टि, दिशा ही आई थिंक, हाँ दिशा की बुक आती है। और उस बुक में क्या है, पूरी की पूरी मतलब जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी सारे टॉपिक वाइज दे रखे हैं, और सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि एक दो छोड़ दिए, जितने भी अभी तक पूछे गए, तो वो बुक आप लोग खरीद सकते हैं। आई थिंक 90 रुपीज़ कुछ की आएगी, हिस्ट्री और कल्चर की 90 की आएगी और ज्योग्राफी की 90 की आएगी। ज्योग्राफी वाले में आपको पॉलिटी भी मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वो बुक आप लोग मतलब खरीद सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो आप लोग देखो, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको लिमिटेड पढ़ना है लेकिन इफेक्टिव पढ़ना है। कि आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम पढ़ने की ट्राई कीजिए और इफेक्टिव हो। अगर आप लोग फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आ रही है, तो वो तो आपको किसी काम की है ही नहीं। तो आपको कुछ ऐसा पढ़ना है कि लिमिटेड हो, आप लोग मतलब आधा ही पढ़ें और उसके बाद में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस के पार्ट के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ना सबका सरदर्द है, ठीक है, सभी का सरदर्द है। क्यों? क्योंकि ना इसमें होता क्या है कि करंट अफेयर्स कब का पूछा जाता है ये ही नहीं पता है। पहली बात तो करंट अफेयर्स पूछने को 2021 का भी पूछ लेगा, ठीक है, ना पूछे तो वो मतलब पिछले 4-5 महीनों से भी प्रश्न पूरे बना देंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो। देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स होता क्या है, दो मेथड होते हैं आपको कवर करने के करंट अफेयर्स, ठीक है। पहले हम लोग एक मेथड ये देखते हैं बुक वाला, ठीक है। करंट अफेयर आप बुक से कवर कर सकते हैं। लाइक आप लोग मतलब पूरे साल की एक बुक खरीदिए, आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर 2021 का करंट अफेयर्स पूछेगा तो आप लोग कवर तो कर पाएंगे नहीं, वैसे भी कवर करने जाएंगे तो आप अभी का नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर ये पढ़ लेंगे तो फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर वगैरह वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको पढ़ना है जनवरी से लेकर जो हमारा नवंबर तक का है। नवंबर में भी आप लोग लास्ट के 20 दिनों का ही पढ़िए, उसके बाद में लास्ट के जो 10 दिन है वो छोड़ सकते हैं, कोई इशू है नहीं, क्योंकि तब तक पेपर बन जाते हैं। तो आपको जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में बुक आती है कि आप लोग जनवरी से लेकर नवंबर तक की कोई बुक खरीद लें, उसके बाद में उसको 1 या 2 बार रिवाइज कर दें, ठीक है। एक बार तो पढ़ें, उसके बाद में 1-2 बार रिवाइज कर दें, ठीक है। अब देखिए, वो इसमें मैंने यही लिखा है कि आप यू कैन बाई एनी बुक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कि आप लोग कोई भी बुक खरीद सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये लेस इफेक्टिव है। ये जो हमारा दूसरा मेथड है उससे कम ही काम करेगा, क्योंकि बुक में जो आप पढ़ेंगे उसका आप लोग 20% याद रख पाएंगे, और अगर रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25% याद रख लेंगे। ना ही आपसे बुक पूरी पढ़ी जाएगी तो आपको इश्यू होगा। तो करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा उसी मेथड से पढ़िए। जैसे क्लासेस लीजिए आप करंट अफेयर्स की, डेली नहीं लेनी, आपको मंथली क्लासेस लेनी है। किस प्रकार से? एक टीचर को चूज कीजिए, किसी भी को। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको मतलब मैं सजेस्ट करूं कि किस टीचर से पढ़ना है, तो कपिल सर नाम से है यूट्यूब पे, बूस्टर एकेडमी आई थिंक उनका चैनल का नाम है, बूस्टर एकेडमी। तो उस पे उन्होंने क्या करवा रखा है, 5 क्लासेस करवा रखी है 1 महीने की। सबसे पहले उन्होंने करवाया है हमें जो सूजस वाला है, सूजस जो बुलेटिन आती है उसका पूरे महीने का एक क्लास है। उसके बाद में राजस्थान जीके का एक क्लास है। उसके बाद में इंडियन जीके का एक क्लास है। और फिर एक जो क्लास है हमारा वो स्पोर्ट्स वगैरह का, स्पोर्ट्स का है, और एक इंटरनेशनल का है। तो आपको इंटरनेशनल तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में बस ये 4 चीज़ें हैं। सूजस में आपको सारी की सारी योजनाएं वगैरह मिल जाएंगी, तो करंट अफेयर्स में योजनाएं तो पूछी जाती हैं, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान करंट अफेयर्स ज़्यादा भी पूछा जाएगा, इंडिया का थोड़ा कम आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में डाल रखा है। और स्पोर्ट्स से तो प्रश्न भर भर के आते ही हैं। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि 4 क्लासेज होंगी, तो आप लोग डेली की 1 महीने को निपटाने की ट्राई कीजिए। 7 या 8 दिन में आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के मतलब नोट्स तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, पीडीएफ उन्होंने दे रखी है। तो नोट्स आपको निकलवाने लिखने हैं नहीं, अगर लिखना चाहें तो लिखें, वरना लिखने हैं नहीं, प्रिंट निकलवाइए और फटाफट से क्लासेस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में उनका जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए लास्ट एग्जाम तक, ताकि आप लोगों को याद रह सके, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम जनवरी से स्टार्ट कीजिए और फिर नवंबर तक आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो 10 या 11 महीने का ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही होगा, 11 महीने का होगा, ठीक है। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 क्लासेस होंगी, आप लोग आराम से 10 या 15 दिनों में निपटा सकते हैं।
तो 15 दिनों में आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर 15 दिन इसका रोज 1-1 घंटे रिवीजन करेंगे, तो आप आराम से 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लेंगे। तो करंट अफेयर्स आप लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। और बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा मेथड बुक वाला है, मैंने आपको बता दिया। टाइम तो आपको कम लगेगा बुक वाले में, लेकिन आप कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। और मैथमेटिक्स, देखिए मैथ्स अगर आपको पढ़नी है एनिमल अटेंडेंट के लिए, तो सबसे पहला ही काम आपको करना है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना है। किसके लिए? मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा मैथ्स जो आपके एनिमल अटेंडेंट में डाल रखा है इन्होंने सिलेबस में, पूरा का पूरा मैथ्स हम लोग यहीं पढ़ने वाले हैं। तो आपको उतना कुछ ज़्यादा इश्यू होगा नहीं उसमें। और सारे के सारे मतलब जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। सारे टॉपिक्स हम लोग पूरा एकदम पहले थ्योरेटिकली देखेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नो बुक नीडेड, इसकी ना कोई बुक मत खरीदिएगा, मैथ्स की कोई बुक की मतलब नीड है नहीं, क्योंकि चैनल पे आप लोगों को पूरा मिल ही जाएगा। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया आपको कि अप्रोक्सीमेट आपको 50 से 60 क्वेश्चन एक टॉपिक के करने हैं, तो चैनल पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ में हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू ही पढ़ते चलेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन डाले कोई भी, फिर उसका सॉल्यूशन करवाया, मेथड बताया, उसके बारे में आसपास की जो भी बात है वो बताई, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक टॉपिक के आराम से 50-60 क्वेश्चन से ज़्यादा ही लगा लेंगे, तो प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ होगी। उसके बाद में ना एक चीज़ याद रखिएगा मैथ्स में, कि आपके जो एग्जाम का लेवल है ना उसको याद रख के मैथ्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर चैनल से करते हैं तो मैं आपको करवा ही दूंगा, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करके करते हैं तो आप लोग अपना लेवल याद रखिएगा कि एनिमल अटेंडेंट का जो एग्जाम है उसमें इतना कुछ ज़्यादा हाई आएगा नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ तो एनिमल अटेंडेंट का रहे हैं और सिलेबस आप लोग सीजीएल का कवर कर रहे हैं, तो वो कोई काम नहीं देगा। जितना सीजीएल में आप लोग 1 या 2 टॉपिक पढ़ेंगे उतने में पूरा सिलेबस कर जाएंगे, ठीक है। तो उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में लेवल है, जितना आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आपके एग्जाम का लेवल 10th लेवल दे रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। किसी और एग्जाम को रेफरेंस मान लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो रीट L1 का जो पेपर होता है उसमें 10th लेवल का ही दे रखा था पिछली बार, और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग वो उठा के देखिएगा और उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के आपको पढ़ने हैं। तो मैथ्स के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, चैनल पे ही पढ़िए तो अच्छा रहेगा। बुक मत खरीदिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। 50 से 60 क्वेश्चन एटलीस्ट मैंने मिनिमम बताए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा एक टॉपिक से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अपने 5वें टॉपिक की तरफ, जो है जनरल साइंस। ये ना मतलब अगर आप लोग स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे ना जनरल साइंस के लिए, तो ये पूरा टाइम खा जाएगी और उसके बाद में एक नंबर भी नहीं देगी, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले इसमें ना 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री, 1 मिनट थोड़ा ढंग से लिखते हैं ताकि आप लोग समझ पाए। देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स और उसके बाद में बायो, ठीक है। केमिस्ट्री के आपके 2 टॉपिक डाल रखे हैं खाली, और फिजिक्स का तो एक ही टॉपिक है। एक भी नहीं बोलेंगे, सब टॉपिक ही दे रखा है ऐसे मान लीजिए। बायो में ना 2 पोर्शन आते हैं, एक तो ह्यूमन बायोलॉजी और एक आती है जैसे मतलब और जो पेड़ पौधे वगैरह पादप जो होते हैं बॉटनी टाइप में, वो आती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको फोकस करना है ह्यूमन बायोलॉजी पे, ठीक है। मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है कि आपको ह्यूमन बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ना इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 7 या 8 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी से ही। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स का एक सब टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन मेरी अभी भी मानिएगा, सिर्फ परावर्तन का टॉपिक 2 पेज का पढ़ के मत जाइएगा। पूरा का पूरा जो प्रकाश है पूरा टॉपिक पढ़ के जाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए अगर कोई कुछ एक आध बाहर से प्रश्न पढ़े तो वो भी आप करेक्ट कर पाए। तो केवल सब टॉपिक दे रखा है वो मत पढ़िएगा, पूरा प्रकाश का टॉपिक है पूरा पढ़ के जाइएगा। बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में 2 टॉपिक डाल रखे हैं, वो आप लोग एनसीईआरटी से कवर कीजिएगा। एनसीईआरटी आपके लिए हेल्पफुल हो गया। बुक की बात करें तो देखिए मैंने दूसरा पॉइंट ही लिखा है कि जस्ट रीड एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी वाला जो पोर्शन आप लोग करेंगे वो मेरे हिसाब से तो बायो की मतलब जो कोई एनसीईआरटी है 10th में भी है, 10th लेवल वाला ही पढ़िए। तो 10th की बायो मतलब साइंस की बुक उठाइए, उसमें 4 बायो के चैप्टर्स हैं, उनमें से डिफाइन कीजिए कि कौन से ह्यूमन बॉडी से संबंधित है, और फिर आप उसको कीजिए कवर, और आपका इजीली जो एग्जाम है वो क्लियर होगा। बायोलॉजी में कोई इशू होगा नहीं आपको।
ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स से होते हैं उनको बायोलॉजी में दिक्कत आती है, जीके तो खैर वो पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ्स में बायोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, अंडरलाइन करते हुए पढ़िएगा, रिविजन करने में ईजी होगा। उसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, आई विल टीच यू इट ऑन दिस चैनल। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लास्ट टाइम पे आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आऊँगा, 3 टॉपिक है, 3 मैराथन क्लासेस में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। 3 की बात करें तो 3 से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स वाला टॉपिक है ना वो उतना कुछ है नहीं, तो हम लोग ईजिली सब कुछ कवर कर लेंगे। अब देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब जो पूरी साइंस है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी की पीडीएफ हो गई, ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है आपको पीडीएफ चाहिए वो, या फिर जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं उनकी मतलब पीडीएफ हो गई, और फिर जो फिजिक्स के नोट्स हैं उनकी पीडीएफ हो गई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं वहीं पे आपको पीडीएफ के लिए बता दूंगा कि कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी आपको, या तो इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इजीली, तो आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप आपको साइंस की स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं अपना जो 6th टॉपिक है अपना जो है एनिमल हस्बेंड्री का, तो वो देखते हैं। इसके लिए ना बहुत से टीचर ऐसा कुछ फैला रहे हैं कि इतना ज़्यादा हार्ड पोर्शन है, ठीक है, और आपको मतलब मेरा कोर्स लेना ही चाहिए वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको बिल्कुल भी उन बातों में नहीं जाना है, इतना कुछ हार्ड है नहीं। दूसरी बात, कोई कोर्स नहीं खरीदना आपको, लेकिन करना क्या है कि जो चैप्टर्स आपको दिए हैं, जैसे आपको एक चैप्टर दिया था आधुनिक विश्व में चरवाहे, चरवाहे, तो ये टॉपिक ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहीं से उठा के ये टॉपिक सिलेबस में डाला गया है। तो आपको बस ऐसे जो टॉपिक है 4 पोर्शन है उनमें से 3 के तो आपको चैप्टर्स ही मिल रहे हैं एनसीईआरटी में, तो वहीं से आप लोग चैप्टर्स पढ़िए। बस पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, कमेंट में पीडीएफ नाम लिखिए, इनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और फिर यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग सिलेबस फ्रॉम यूट्यूब। ये मतलब एक जो टॉपिक बचा, या फिर आपको कोई नस्ल वगैरह का टॉपिक पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो इन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है, जो जिनकी भी आपको समझ में आए उनको फॉलो कीजिए, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो डोंट वरी, एनिमल हस्बेंड्री में इतना ज़्यादा कुछ सीरियस होने की बात है नहीं, उतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने टारगेट स्कोर वगैरह की, कि कितना स्कोर जो है वो मतलब ठीक रहेगा, आपको कितना मतलब किस प्रकार से हर टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के अंदाजन हो सकते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा गेस है, क्योंकि कर्मचारी बोर्ड पेपर ले रहा है, कर्मचारी बोर्ड 150 प्रश्नों में से 140 जीके के भी फेंक दे, कुछ भरोसा नहीं है, और 40 प्रश्न भी बना दे जीके के। लेकिन हाँ, अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, आप लोग भी लगाते ही होंगे, उतने अभी इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए। तो चलिए देखते हैं। देखो सीधी सीधी बात बोलूँ तो 150 मतलब आपके टोटल क्वेश्चन आने हैं, और 6 आपके पार्ट बना रखे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितने 25 क्वेश्चन एक पार्ट से बनेंगे। अब देखिए 25 की बात करें तो मान लीजिए जीके से आप लोगों के ज़्यादा बना दिए, जीके से 50 बनने चाहिए थे टोटल, क्योंकि 2 पार्ट है जीके के, लेकिन 60 बना दिए। तो मान लीजिए करंट अफेयर्स से आपके 5 प्रश्न करंट के काट दिए तो 20 पूछ लिए, और फिर बायो वगैरह साइंस से टोटल 20 पूछ लिए, तो इस प्रकार से मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप लोग अंदाजा लगा के चलिए कि हर पार्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन तो मिनिमम है, क्योंकि तभी जाके सिलेबस से प्रश्न बनेंगे। तो करंट अफेयर्स से जब 20 प्रश्न आएंगे तो वो मेरिट तो डिसाइड करेंगे, तो आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना होगा, और उसी तरीके से पढ़िएगा जैसे मैंने बताया है, क्योंकि फिर सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया पूरा एकदम एनालिसिस करके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सोचो अपना मतलब मैपिंग करो, माइंड मैपिंग करो कि हाउ मच एंड हाउ विल यू स्कोर, कि आप कितना स्कोर करेंगे 150 में से और किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं 135 लेके आऊँगा, ठीक है, टारगेट मैंने 135 का बनाया। अब मैंने क्या सोचा कि यार मैं देखो मैथ्स में मान लीजिए मेरा 25 में से 25 लेके आऊँगा, मैं पूरा का पूरा कवर करूँगा। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी नहीं, साइंस है तो साइंस में मैं 25 में से 24 या 23 के समथिंग में कुछ बनाऊंगा, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उस प्रकार से एनसीईआरटी से कुछ बाहर जाने का है नहीं, तो मैं आराम से इजीली स्कोर कर सकता हूँ। ऐसा आप लोग सोचेंगे, ठीक है, मैं नहीं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में जीके से जैसे 50 नंबर के आता है तो मैं थोड़ा जीके ढंग से पढ़ के 40 नंबर ले आऊँगा। तो इस प्रकार से पूरे 6 के 6 पोर्शन की पूरी मैपिंग कीजिए कि आप लोग 135 किस प्रकार से लेके आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है,
कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है और किस में आप मिड लेवल पे हैं, मतलब वीक स्ट्रोंग किस प्रकार से देखेंगे। जैसे मैंने मैथ्स का बोला कि 25 में से 25, तो वो आपका स्ट्रोंग हो गया। मैंने बोल दिया मान लीजिए कि करंट अफेयर्स में आप 25 में से 10 ही स्कोर कर पाएंगे, तो वो आपका वीक सब्जेक्ट हो गया। और अलग जैसे बोल लूँ तो मान लीजिए मॉडरेट हो गया कि मैंने 25 में से लगभग 15 से 20 बनाने हैं, तो आप इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए आप लोग किस प्रकार करेंगे कि टारगेट स्कोर आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कि इस प्रकार से मान लीजिए मेरा 135 बनेगा, तो यहाँ पे मैं इजीली मेरिट में आ जाऊंगा। तो आप लोग टारगेट स्कोर डिसाइड कीजिए, फिर अलग अलग टॉपिक से देखिए कौन से आप स्ट्रोंग है, कौन से आपके वीक है, किसमें आप लोग मॉडरेट है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग देखेंगे कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं। चलिए देखिए, अब जो हमारा तीसरा पोर्शन मैंने आपको बताया था शुरू में टॉपिक्स में ही, कि सबसे पहले ना सब्जेक्ट, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। देखिए मैं बताऊं तो अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं आप लोग, तो पूरा कंप्लीटली मेरे साथ ही स्टिक कीजिए और आप इजीली एकदम बढ़िया, जो बच्चे 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में हो जाएंगे। बाकी आपकी सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करेगा, अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे तो फिर कैसे ही होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए करंट अफेयर्स को। जो करंट अफेयर्स की 40 to 50 क्लासेज हैं उनको कंप्लीट कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर आप लास्ट टाइम पे क्लासेस लेंगे तो आप फिर रिवाइज कब करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रिवीजन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा दिन आपको चाहिएंगे, ज़्यादा दिन चाहिएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा दिन, क्योंकि आप डेली आधा घंटा पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। क्लासेज एक बार कंप्लीट कीजिए, फिर डेली आधा घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोगों का जो पोर्शन आता है नेक्स्ट, वो आता है इजी सब्जेक्ट्स का। मॉडरेट सब्जेक्ट्स को आप सबसे लास्ट में छूइएगा। जो आपके इजी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स हो गया और जीके हो गया, जैसे आपको रिवीजन ही करना होगा, मैथ्स में आप लोग क्लासेस रेगुलरली लीजिए और जीके में आप लोग क्लासेस लीजिए बस। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे आप लोग अभी से, वीडियो मेरी खत्म होने के बाद में आप लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं जब भी अपलोड करूँ मैथ्स और जीके क्लास, वो देखिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिए। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब आपके पास अगर टाइम हो तो आप लोग मॉडरेट सब्जेक्ट्स को छेड़िए, जैसे कि साइंस हो गया। साइंस में भी आपको मैं साथ में क्लासेस दूंगा, उसी प्रकार से करेंगे आप लोग, तो साइंस में कोई इश्यू है नहीं। लेकिन हस्बेंड्री वाला जो पोर्शन है, एनिमल हस्बेंड्री, वो आप लोग सबसे लास्ट में पढ़िएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग अपने चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है कि सिलेबस को कवर किस प्रकार से करना है। देखिए कवर करने से मेरा मतलब है आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि आप लोगों को पूरा सब कुछ याद हो जाए। तो देखिए सक्सेस में मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से तीन चीज़ें ही मतलब डिपेंड करती हैं। सबसे पहले तो सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जिसमें से मान लीजिए आप लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, जैसे मान लीजिए पीवाईक्यू आप लोग देखें, तो उसमें मान लीजिए किसी टॉपिक से लास्ट टाइम पे एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, हर बार डाला जाता है वो टॉपिक और एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, और किसी टॉपिक में से आप लोगों को मतलब 5-5 प्रश्न, 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसे ही कवर कीजिए ना, जिससे प्रश्न आने की संभावना है। तो टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और अगर आपको मतलब चाहिए सिलेक्टेड टॉपिक्स के वीडियो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं भी मतलब एनालिसिस करके बैठा हूँ पूरा, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के कि ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है रिवीजन। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स या जीके को आज पढ़ते हैं और फिर एक महीने बाद में पेपर देने जाएंगे, आपको आधा भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ के आप लास्ट के 4 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर दें, तो आप आराम से पूरा पढ़ के और पूरा नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो रिवीजन स्पेशली इन जीके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट अफेयर्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको रिवीजन की स्पेशली आवश्यकता होती है, तो आपको करना ही पड़ेगा। मैथ्स में इतना नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। चैनल पे ही वीडियो देखेंगे आप, करेंगे चैनल पे साथ में ही, बस फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और अंतिम आती है प्रैक्टिस। देखिए सबसे पहले आपको सोल्व कीजिए पीवाईक्यू सारे के सारे जीके के लिए। अब देखिए पीवाईक्यू आप लोग करेंगे तो 3 से 4 हजार क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएंगे, एक साथ करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन आपने मान लीजिए आज मेरे साथ में कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने चैनल पे प्रैक्टिस की। अब आप जाएंगे और या तो बुक से या फिर मोबाइल में आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वहां पे आप लोग आराम से एक टॉपिक के 200-300 प्रश्न लगा सकते हैं, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा इजी रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सारे के सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में देखिए 40 से 50 क्वेश्चन पर टॉपिक साइंस में होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने 50-60 क्वेश्चन मैथ्स में बताए थे, उसी प्रकार से 40-50 क्वेश्चन हर टॉपिक के साइंस के आप लोग सोल्व करेंगे।
डिपेंड कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको जो अम्ल क्षार यौगिक है उसमें क्वेश्चन कम बनते हैं तो आप कम भी सोल्व करें, लेकिन कुछ एक जैसे ह्यूमन बॉडी वाले पोर्शन आता है उसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें ज़्यादा करें, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपना सिलेबस अगर कवर करेंगे तो आराम से 1 महीने में सिलेबस हो जाएगा, उतना कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, और फिर आप लोग आराम से स्कोर कर पाएंगे, अपना सिलेक्शन अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और अपना जो नेक्स्ट हमने बात करनी है वो करनी है बुक्स की। देखिए बहुत सारे मार्केट में बुक्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि बुक बताइए, बुक बताइए, बुक बताइए। तो चलो बताते हैं बुक आपको। सबसे पहले जीके के लिए आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक के साथ जा सकते हो। मैंने लिखा है एनी रेफरेंस बुक, कोई जरूरी नहीं है किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, अगर पढ़ी है तो रहने दो, वो ही ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों को जो नोट्स है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आपके पास लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल की तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में मैथ्स के लिए कोई बुक नहीं चाहिए आपको, जस्ट फॉलो द चैनल को फॉलो कीजिए, यहीं पे हम लोग पूरा मैथ्स पढ़ने वाले हैं। साइंस के लिए आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए होगी, मतलब अगर चाहिए होगी। दूसरी चीज़, अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी की तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, बुक नहीं खरीदना चाहते तो एनसीईआरटी से कवर कीजिए। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री में आपको कोई बुक नहीं चाहिए, जस्ट पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, गूगल से मिल जाएगी या फिर मेरे से ले लीजिए, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद में आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए या फिर जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप हो, उसी में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को मैंने जैसे 2 मेथड बताए, आप कुछ भी कर सकते हैं कि बुक की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर क्लासेज आप लोग ले रहे हैं, मंथली क्लासेज जो 40-50 क्लासेज मैंने आपको बताई, अगर वो आप ले रहे हैं तो उसमें बुक की आवश्यकता है नहीं, वरना एक फुल ईयर की बुक खरीदिए करंट अफेयर्स की और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, ठीक है। ये बुक्स का हो गया। बुक्स में तो आपको खरीदनी किस किस की है, जीके की आपकी रेफरेंस बुक आपके पास है तो ठीक है, वरना नहीं खरीदनी। मैथ्स की आपको बुक नहीं चाहिए, साइंस की बुक नहीं चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की बुक नहीं चाहिए, पीडीएफ से करेंगे, और करंट अफेयर्स की अगर 1 साल की बुक चाहिए तो वो ले लेना, वरना कुछ नहीं चाहिए। तो आपको सिर्फ एक बुक खरीदनी है, ठीक है। अब जो अंतिम जो हमारा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको मिस मत करना, क्योंकि वो ही सारे का निचोड़ है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, देखिए अंतिम जो 3-4 दिन हमारे पास में होते हैं तैयारी में, जैसे 3 से कुछ दिसंबर आगे है, मतलब उस दिसंबर तक पेपर है हमारे, तो मैं बोलूँगा कि लगभग 27 या 28 नवंबर को अपनी बुक्स वगैरह बंद कर देना, पढ़ना मत नया कुछ भी, वरना कंफ्यूज ही होगे। उसके बाद में 5 दिन में सिलेबस लेके बैठना और सबसे पहले टॉपिक से शुरू करना, सबसे पहले टॉपिक से शुरू करके लास्ट वाले टॉपिक तक रिवीजन करना, ठीक है। 3-4 दिनों में कुछ नहीं पढ़े, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसका एक बार संपूर्ण रिवीजन कर लेवे, ठीक है। 3-4 दिन में अगर आप लोग आराम से 8-9 घंटा पढ़ेंगे तो आप लोग 2 बार भी रिवीजन कर लेंगे उस चीज़ का, और स्पेशली जीके और करंट अफेयर्स का तो आपको रिवीजन करना ही करना है, ठीक है, लास्ट टाइम पे। उसके बाद में जो नहीं आता है कुछ, उसे छोड़कर जो आता है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहे। मान लीजिए आपने कोई पोर्शन है वो नहीं पढ़ा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, चलिए सबसे पहले पढ़ना तो यही है वास्तव में, लेकिन आपने नहीं पढ़ा करंट अफेयर्स से, मान लीजिए प्रश्न पढ़ेंगे 15 से 20, ठीक है। अब आपने नहीं पढ़ा, आप इसी के चक्कर में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। उससे अच्छा है आप अपना जीके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जीके में मैंने 40 बताए थे, आप लोग 45 स्कोर कीजिए। फिर और जो पोर्शन है एनिमल हस्बेंड्री उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो कवर हो जाएगा। 5-4 नंबर का गैप होगा, वो माइनस मार्किंग है, बच्चे वैसे भी माइनस में जाने वाले हैं, तो 5-4 नंबर का गैप कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो कुछ आपको आता है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहें, और जो नहीं आता उसे छोड़िए। फिर कर भी क्या ही सकते हैं हम लोग, हमने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए अंतिम समय में इधर उधर पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़कर मेरे बताए प्लान के अनुसार तैयारी करें। बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जो मतलब लास्ट टाइम पे आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे कि ये पीडीएफ ले लीजिए, 2000 क्वेश्चन हैं इसमें और आप आराम से मतलब इन्हीं में से पढ़ेगा, ऐसा कुछ लिख के। कई सारे टीचर्स जो है वो यूट्यूब पे भी क्लासेस चलाते हैं, ठीक है। उन्होंने एक तरीके से दुकान ही खोल रखी है, क्योंकि उन क्वेश्चन में से यार पेपर वो थोड़े ना बना के आए हैं। तो उनके चक्कर में ना पढ़कर जो आपने पढ़ा है वो बस पढ़िए, मेरे प्लान के साथ में स्टिक कीजिए, जो मैंने बताया उसी तरीके से तैयारी कीजिए और आप लोग अपना सिलेक्शन ले लेंगे। और लास्ट टाइम मैं तो यही बोलूँगा, लास्ट चीज जो है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से कब, जब हम लोग कल बीकानेर का जो राठौड़ वंश है पूरा,
वो पढ़ेंगे, तब तक पूरा का पूरा हम लोग उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे पूरा का पूरा हम लोग, जो डिस्क्रिप्टिव है पूरा का पूरा थ्योरी है, थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग लास्ट में जब आप लोग बोलोगे ना कि हाँ अब हो गया टॉपिक पूरा, तब हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नए सेशन के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर वीडियोस आप लोग जीके वगैरह जो सिलेबस कवर करना है तो वो करना है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और तो क्या ही बोलते हैं, चलिए थैंक्स।